बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है क्लास 10th का, चैप्टर नंबर 10 थर्मल फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 4 है बेटा। इसमें आज हम सीखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। इसका कॉन्सेप्ट बच्चों को बड़ा थोड़ा सा मुश्किल लगता है, कन्फ्यूजिंग लगता है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको बड़े ही आसान अल्फाज में आपको समझाया जाए। बच्चे डेफिनेशन तो याद कर लेते हैं लेकिन इस कॉन्सेप्ट को वो हज़म नहीं कर पाते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि आप जब वो अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को जब बच्चा सीख पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल से आपसे समझाऊँगा। जैसे कि बच्चों, ये हमारे पास ये 3 फ़र्ज़ करें दोस्त हैं, ठीक है। अवैस है, उस्मान है और अली है, ठीक है। अब इन तीनों जो फ्रेंड्स हैं, इनमें जो लड़का अवैस है, ये इस तरह का है कि इसको अगर हम थोड़ी सी भी बात करें, इसको अगर हम थोड़ा सा भी तंग करें ना, ये जल्दी जब वो हाइपर हो जाता है, जल्दी गुस्से में आ जाता है, ठीक है। छोटी छोटी बात पे जब वो गुस्सा कर बैठता है। अक्सर आपने देखा होगा ऐसे दोस्त होते हैं जो थोड़ी सी बात जब वो उनको सुनाई जाए, उनको थोड़ा सा उनको चढ़ाया जाए तो वो क्या होता है, वो गुस्सा कर लेते हैं। तो ये अवैस जो है वो कुछ इसी तरह का लड़का है। इसको अगर हम थोड़ा सा भी अगर हम इसको बात करते हैं, कोई तंग करते हैं, तो ये फ़ौरन जब वो 1 मिनट से पहले जब वो गुस्सा कर बैठता है। जबकि उस्मान जो लड़का है ये भी गुस्सा कर लेता है, लेकिन ये अवैस की तरह नहीं है कि जल्दी गुस्सा कर लेता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी बर्दाश्त है। इसकी जो कैपेसिटी है वो अवैस की कैपेसिटी से थोड़ी सी ज़्यादा है। यूँ कहे कि अवैस जो है वो अगर हम उसको एक बात जब वो सुना दें, एक बार उसको तंग करें तो वो गुस्सा कर लेगा। जबकि जो उस्मान है, अगर हम उसको 5-6 मरतबा जब वो तंग करेंगे तब जाके वो हाइपर होगा, तब जाके उसको गुस्सा आना शुरू होगा। जबकि जो अली है ये इनमें बहुत ही शरीफ सा लड़का है, ठीक है। शरीफ से मुराद ये है कि अगर हम इसको जितना मर्ज़ी तंग करें, जितना मर्ज़ी इसको जब बातें सुनाएं, जितना मर्ज़ी इसको चढ़ाएं, ठीक है, तो ये इतनी जल्दी गुस्सा नहीं करता है। ये ज़रा ठंडे मिजाज का जब वो लड़का है, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है इन दोनों के मुकाबले में, अवैस और उस्मान के मुकाबले में, ठीक है। अब इसी एग्ज़ाम्पल को आपने बेटा जहन में रखना है। इस एग्ज़ाम्पल में जो मैंने बातें बताई वो क्या मैंने बताया कि इन तीनों को हम जब वो क्या करते हैं, तंग करते हैं, तो तंग करते हैं जिसके नतीजे में ये गुस्सा करते हैं। तो फ़िज़िक्स में हम इसी एग्ज़ाम्पल को कुछ इस तरह से जब वो मैं यूटिलाइज़ करूँगा कि मैं जो इन तीनों आदमियों को मैं तंग कर रहा हूँ उसको मैं बोलूँगा हीट एनर्जी, और इनको जो गुस्सा आ रहा है वो मैं अपने एग्ज़ाम्पल में कोड करूँगा इनका टेम्परेचर, ठीक है। अब यही एग्ज़ाम्पल को ज़हन में रखना है। अब इन तीनों आदमियों को हटाकर मैंने ये 3 ऑब्जेक्ट्स जो वो बेटा मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, और इनमें एक है आयरन का ब्लॉक है, और एक प्लास्टिक का एक टुकड़ा है, और एक हमारे पास है पानी। इन तीनों का जो मैस है वो 1 kg है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आयरन भी 1 kg में रखा है, प्लास्टिक भी 1 kg रखा है, और वाटर भी 1 kg रखा हुआ है। अब क्या करना है कि इन तीनों का हमने टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बच्चों हमें पता है कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को थर्मल एनर्जी, उनको हीट एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है, हमें देना पड़ती है, तब जाके क्या होता है कि उस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है। अब हमें इन तीनों बॉडीज़ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करना है, हमें इन तीनों बॉडीज़ को गर्म करना है एक तरह से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को उठाया और मैंने इसको धूप में रख दिया। कड़ी धूप के अंदर मैंने इन तीनों को ऑब्जेक्ट्स को रख दिया जिसमें इन तीनों का जो मैस है वो एक जैसा है। अब जब मुझे सोच के बताइए कि अगर मैं इन तीनों को धूप में रख देता हूँ जिनका मैस एक जैसा है, आयरन का ब्लॉक है, प्लास्टिक का जो रॉड है और पानी है, इन तीनों का मैस एक जैसा है, और इन तीनों को मैंने इक्वल अमाउंट ऑफ हीट, सनलाइट इनके ऊपर पड़ रही है और तीनों के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ हीट जब वो ये ले रहे हैं सन से, तो ज़रा बताइए कि कौन सा ऑब्जेक्ट जल्दी गर्म हो जाएगा। यस, तो आपने बताया, आपने सोचा कि जो आयरन का जो ब्लॉक है बच्चों वो जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है। कुछ देर बाद जाके प्लास्टिक का रॉड जब वो गर्म होगा, और ज़्यादा देर बाद जाके, ज़्यादा टाइम लगेगा तो जाके पानी क्या होगा, आपको गर्म महसूस होगा, ठीक है। इस एग्जांपल में हमने क्या सीखा, हालांकि इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को, तीनों सब्सटेंसेस को हमने इक्वल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की, लेकिन आयरन के ब्लॉक ने जल्दी टेम्परेचर राइज़ कर लिया अपना, मतलब वो जल्दी गुस्से में आ गया, ठीक है, वो जल्दी हाइपर हो गया वैस की तरह। और प्लास्टिक थोड़ी देर बाद जाके क्या किया, वो उसने अपना टेम्परेचर बढ़ाया, गर्म हुआ। उस्मान था ये,
जबकि पानी जो है ये अभी तक गर्म नहीं हुआ, इसको 15-20 मिनट जब वो लग चुके हैं तब जाके इसने अपना थोड़ा सा बिहेवियर, अपना जो गर्मपन है इसमें जो जब वो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा राइज़ होना शुरू हुआ, ये अली था। ठीक है, तो इन तीनों को हमने इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की और जिससे इन तीनों ने अपना जो टेम्परेचर है वो राइज़ किया। अब ज़रा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ज़रा कॉन्सेप्ट सुनिएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट के हीट को एक तरह से बर्दाश्त करने की एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है कि वो कितनी हीट लेता है कि वो जल्दी से अपना टेम्परेचर राइज़ कर लेता है। फिर से थर्मल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये हीट एनर्जी ही होती है, वो हीट एनर्जी कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दें तो वो जल्दी गुस्सा हो जाए, वो जल्दी गर्म हो जाए, वो अपना टेम्परेचर राइज़ कर ले। तो हमने देखा कि जो आयरन का जो ब्लॉक है इसको जब हमने धूप में रखा, बल्कि तीनों को हमने धूप में रखा था, तो आयरन जल्दी गर्म हो जाता है, ये मतलब ये अपना टेम्परेचर जल्दी राइज़ कर लेता है। तो हम ये बोलेंगे कि आयरन को जो हीट मिली है जिससे इसने अपना टेम्परेचर राइज़ कर लिया है, उस हीट को हम बोलेंगे बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बात समझ गए? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो अमाउंट ऑफ हीट होती है, वो हीट की अमाउंट होती है जो हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करते हैं, जबकि उसका मास कितना होना चाहिए? 1 kg। पॉइंट टू बी नोटेड, हमने इन तीनों का मास क्या रखा? 1 kg रखा। इन तीनों को हमने जो भी हीट इन्होंने सन से एब्जॉर्ब की, इन्होंने जो भी हीट सन से, धूप से ली अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उसी हीट को बेटा हम क्या नाम देंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक हो गया प्यारे बच्चों? आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं आगे इस वीडियो के एंड पर जब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, तो इसमें मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी यहाँ पे लाइव डेमो भी करके दिखाऊंगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को और समझाने के लिए। ठीक हो गया प्यारे बच्चों? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है कि अगर इन तीनों का इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सी हो तो 30 डिग्री से हमने 31 तक लेकर जाना है। तो 30 से 31 तक लेकर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको हीट देना पड़ेगी। तो ये जितनी भी हीट लेंगे अपना 1 डिग्री सी, देखें 30 से 31 टेम्परेचर लेकर जाना है तो डिफरेंस कितना है टेम्परेचर का? 1 डिग्री सी का। ठीक है, तो 1 डिग्री सी टेम्परेचर राइज करने पर, 1 डिग्री सी टेम्परेचर राइज करने पर जो भी हीट हम किसी भी सब्सटेंस को प्रोवाइड करेंगे या वो ऑब्जेक्ट लेगा, उसी हीट को बेटा हम क्या नाम देंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बशर्ते कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना होना चाहिए? 1 kg होना चाहिए। जी प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात होगी क्लियर? तो अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg बॉडी बाय 1 डिग्री सी। ठीक हो गया कि 1 किलोग्राम बॉडी का टेम्परेचर हमने इंक्रीज करना है कितना? 1 डिग्री सी तक। तो 1 डिग्री सी तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना, उसको दी जाएगी, वो हासिल करेगा या वो एब्जॉर्ब करेगा, वो लेगा। उसी हीट एनर्जी को बच्चों हम क्या नाम देंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अब इन तीनों में हमने ये बताना है कि इन तीनों की किसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा थी और किसकी कम थी। देखें कैपेसिटी को, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को इस एग्जांपल से आपने ज़हन में रखना है। ठीक है, जो ज़्यादा गालियां खाने के बाद भी जब वो हाइपर नहीं होता है, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। और जो थोड़ी सी गालियाँ जब वो सुनने के बाद, एक बात सुनने के बाद, थोड़ी सी उसको तंग करने के बाद फ़ौरन वो अपना पारा खो देता है, वो हाइपर हो जाता है, उसी को हम कहेंगे कि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम है, उसकी बर्दाश्त करने की ताकत बहुत कम है। ठीक है, तो इन तीनों में किसकी बर्दाश्त करने की ताकत कम थी? तो आंसर है कि इसमें जो आयरन ब्लॉक था ये जल्दी से हाइपर हो गया। हालांकि इन तीनों को हमने धूप में रखा हुआ था और तीनों एक जैसी एनर्जी ले रहे थे और तीनों का मास भी एक जैसा था, लेकिन ये आयरन जल्दी गर्म हो गया, जल्दी हाइपर हो गया, जल्दी गुस्से में आ गया। इसका मतलब इसकी कैपेसिटी कम है, इसकी बर्दाश्त करने की एबिलिटी कम है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक और वाटर। ठीक है, तो हम ये कहेंगे इस एग्जाम्पल में कि आयरन जो है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, प्लास्टिक की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है
और पानी की तो बहुत ज़्यादा होती है, वो हम आगे जाके उसकी देखेंगे भी उसकी वैल्यू कितनी होती है। खैर, तो इन तीनों में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आयरन की सबसे कम, प्लास्टिक की उसकी थोड़ी सी ज़्यादा और वाटर की उससे भी ज़्यादा। आई होप कि आपको ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ चुका होगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या बताती है हमें। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ खास नहीं है, ये हीट ही होती है। कौन सी हीट? कि ऐसी हीट जो हम किसी 1 किलोग्राम वाली बॉडी को दें और वो अपना 1 डिग्री सी टेम्परेचर राइज कर लें, तो हम जो उसको हीट दे रहे होंगे उसी हीट को हम क्या नाम देते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक हो गया मेरे बच्चों? और इसको हम स्मॉल सी से जाहिर करते हैं, वो हम आगे देखते हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद आगे नेक्स्ट चीज़ देखिएगा, हम जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करना होता है तो हमें उसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, उसको गर्म करना है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा? उसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब वो जो थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? तो आंसर है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ये बुक की वर्डिंग है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट अ मटीरियल डिपेंड्स। कौन सी एनर्जी की बात हो रही है बच्चों? यहाँ पर थर्मल एनर्जी की बात हो रही है, हीट एनर्जी की बात हो रही है कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट अ मटीरियल डिपेंड्स, कि किसी भी मटीरियल को हीट करने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है वो कितने फैक्टर्स पे बच्चा डिपेंड करती है? 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और एक MCQs भी आपको आ सकता है, तो ये हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक हो गया? तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं? अच्छा, ये जो मैंने क्यू लिखा है ना, ये हम थर्मल एनर्जी का सिंबल है, हीट का सिंबल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, स्मॉल क्यू लिख दें या कैपिटल क्यू लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिससे मर्जी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो हीट एनर्जी जो होती है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को दी जाती है, वो किन किन बातों पे वो डिपेंड करती है? पहले नंबर पे मैस ऑफ द सब्सटेंस, दूसरा है बेटा चेंज ऑफ टेम्परेचर, और तीसरा है बेटा नेचर ऑफ मटीरियल। ठीक है, अब इनके साथ Q का यानी कि हीट का क्या क्या रिलेशन होता है? ठीक है, उसको ज़रा देखिएगा। ये मैंने आगे इसकी डेरिवेशन की शक्ल में थोड़ा सा मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला ड्राइव करने के लिए ये डेरिवेशन भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि ड्राइव आ रिलेशन फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो फार्मूला है बेटा वो ड्राइव करें, या प्रूव दैट Q इज इक्वल टू CM डेल्टा T, या प्रूव दैट C इज इक्वल टू Q ओवर M डेल्टा T। ऐसे सवाल आपको आ सकता है, तो फिर आप जाओ बेटा यहाँ से इसकी जो डेरिवेशन है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने हीट करना है तो उसको हमें थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है, और वो थर्मल एनर्जी जो है वो कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? वो होते हैं बेटा 3 फैक्टर्स। ठीक है, पहले नंबर पे है मैस ऑफ द सब्सटेंस। अब मान लीजिए हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, सोलर लगा लो या कोई लिक्विड वगैरह लगा लो। मान लीजिए वो लिक्विड है हमारे पास। अब एक गिलास के अंदर हमने पानी रखा हुआ है, और एक बहुत बड़े टब के अंदर, बहुत बड़ा बर्तन है, उसके अंदर हमने पानी को रखा हुआ है, और दोनों को हमने रख दिया धूप के अंदर या चूल्हे पे हमने उसको रख दिया। ठीक है, अब ज़रा बताइए, इन दोनों में, ग्लास में पड़े हुए पानी और बड़े से बर्तन में, टब वगैरह में, लोहे का कोई टब है उसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो उस टब में पड़ा हुआ जो पानी है, इन दोनों को हमने चूल्हे पर रख दिया। अब बताइए कौन सा पानी जल्दी गर्म हो जाएगा? तो आंसर है जो ग्लास के अंदर हमने पानी रखा हुआ है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, वो इसका मतलब उसने कम हीट ली है। अब हम यहाँ पे मैस को हीट के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा मैस कितनी हीट लेगा। ठीक है, तो अगर जो ग्लास है उसमें चूँकि पानी कैसा है? कम है, और जो बड़ा सा बर्तन है उसमें पानी कैसा है? ज़्यादा। पानी ज़्यादा होने का मतलब मैस ऑफ वाटर ज़्यादा, और ग्लास में मैस ऑफ वाटर क्या है? कम है। तो अगर मैस कम है तो हमें उसको थोड़ी सी हीट देनी पड़ेगी, तो वो क्या हो जाएगा? जल्दी गर्म हो जाएगा। अगर मैस बहुत ज़्यादा है तो उसको हमें बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, तब जाके वो ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा? गर्म होगा। ठीक हो गया? ओके, अब यही बात हमने मैथमेटिकली लिखी है कि जितना मैस बच्चों ज़्यादा होगा उतनी ही हमें हीट ज़्यादा दरकार होगी, हमें उतनी हीट ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी उस ऑब्जेक्ट को हीट करने के लिए। इसका मतलब थर्मल एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया? तो मैस के साथ इसका कैसा रिलेशन है बच्चों? डायरेक्ट रिलेशन हो गया। जितना मैस ज़्यादा होगा हमें उतनी ज़्यादा उसको हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, ज़्यादा देर तक उसको हीट देनी पड़ेगी उसको गर्म करने के लिए। अगर मैस कम होगा तो थोड़ी सी हीट देकर वो जल्दी गर्म हो जाएगा।
दूसरा बच्चों है चेंज ऑफ टेम्परेचर के साथ। किसके साथ? चेंज ऑफ टेम्परेचर के साथ। अब अगर मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए पानी को मैं इसलिए मैं ले रहा हूँ तो कि पानी जो वो आम मिलने वाला है। खैर, तो हमारे पास दो बर्तनों में पानी है और दोनों बर्तनों में जो पानी है वो एक जैसा है, ठीक है। इधर भी 1 किलोग्राम पानी है और इधर भी 1 किलोग्राम पानी है। दोनों को हमने चूल्हे पर रख दिया। अब एक जो ये वाला जो पानी है मेरे हाथ में जो राइट साइड पे पकड़ा हुआ है, इसको भी और इसको भी, जो कि दोनों को हमें चूल्हे पर रखा हुआ है, तो इसमें ये जो पानी है इसको हमने मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर हमने बढ़ाना है। दोनों का इनिशियल जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सी है। अब इस पानी का जो टेम्परेचर है वो हमने 30 से 35 बढ़ाना है और इस पानी का जो टेम्परेचर है वो हमने 30 से 40 तक बढ़ाना है। अब ज़रा बताइए किस केस में हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी? तो आंसर है कि इस पानी को जिसका टेम्परेचर हमने 30 से 40 तक बढ़ाना है और इस बॉडी का टेम्परेचर, इस पानी का टेम्परेचर हमने 30 से 35 तक बढ़ाना था। तो कम, इस पानी में हमने चेंज इन टेम्परेचर कम लेकर आना है तो हमें कम एनर्जी चाहिए होगी। इस पानी के अंदर हमने चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा लेकर आना है तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि हम अगर चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा करना चाहेंगे तो हमें ज़्यादा हीट उसको देना पड़ेगी और अगर टेम्परेचर में चेंज हमने कम लेकर आना है तो हमें उसको कम अमाउंट ऑफ हीट जो वो देना पड़ेगी। उस ऑब्जेक्ट को हीट ऑफ एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी। इसका मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर के साथ भी थर्मल एनर्जी का, हीट एनर्जी का कैसा रिलेशन हुआ बच्चों? डायरेक्ट रिलेशन हुआ। जितना ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज लाना होगा उतनी ज़्यादा हमें थर्मल एनर्जी देना होगी और चेंज इन टेम्परेचर में अगर हमने कम चाहिए तो थर्मल एनर्जी भी हमें उसको कम प्रोवाइड करना होगी। तो इन दोनों के साथ कैसा रिलेशन हुआ बच्चों? डायरेक्ट रिलेशन हुआ। अब इन दोनों रिलेशंस को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट ये वाली शक्ल बन जाएगी। Q इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आएगा इंटू m इंटू डेल्टा टी और इस कांस्टेंट की जगह पर हमने लिख दिया C। तो इक्वेशन हमारे पास बन गई Q इज इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी। ये इक्वेशन आपको बेटा याद रख लेनी है, ये फार्मूला आपको याद रख लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक हो गया। इसमें Q जो है वो अमाउंट ऑफ हीट को ज़ाहिर कर रहा है, हम जो हीट उस ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं। C जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ज़ाहिर करता है। M मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट को ज़ाहिर करता है और डेल्टा T जो है वो चेंज इन टेम्परेचर जो उस बॉडी में आ रहा है हीट देने से, वो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T से ज़ाहिर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो C है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। यहाँ से अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो फार्मूला वो अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास बनेगा C बराबर है Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। ठीक है, ये दोनों फैक्टर इधर आके क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। तो ये फार्मूला हमारे पास बच्चा किसका बन गया है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। याद रहे ये फार्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नहीं है, ये हीट एनर्जी का फार्मूला है जो हम उसको दे रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को जिसका मैस M था, जिसका टेम्परेचर हमने डेल्टा T बढ़ाना है। तो उसको हम जो हीट दे रहे हैं ये उस हीट का फार्मूला है। पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ से C को अगर हम साइड पे करते हैं तो ये फार्मूला बनेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। ठीक हो गया। तो ये फार्मूला आपने बच्चों याद कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ओके, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज नथिंग, इट जस्ट the heat energy provide to the given mass of the object to increase its temperature by 1 degree C। ठीक है, तो देखें हम यहाँ से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को फिर से हम डिफाइन करते हैं। तो अगर मैं मैस को बेटा 1 kg रख दूँ, डेल्टा T को मैं 1 केल्विन पुट कर दूँ तो C किसके बराबर आ जाएगा? तो आंसर है C बच्चों बराबर आ जाएगा Q के। और Q क्या है? थर्मल एनर्जी ही तो है जो हम उस ऑब्जेक्ट को दे रहे थे उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए। जिसका मतलब कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज नथिंग, इज जस्ट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये हीट ही की तो शक्ल है। कैसी शक्ल, कैसी हीट? तो आंसर है वो हीट जो हम किसी 1 किलोग्राम वाली बॉडी को दें और उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना हो, 1 केल्विन तक या 1 डिग्री सी तक। तो हम जो भी उसको हीट देंगे वही हीट बेसिकली क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक हो गया प्यारे बच्चों? ओके, यहाँ से हम अब बना सकते हैं इसका फार्मूला। आवाज़ में थोड़ी सी गड़बड़ आ रही होगी तो मैं माज़रत चाहूँगा, बस थोड़ा आज माइक का मसला है। ओके, यूनिट इसका हम कैसे बनाएंगे? देखें, Q हीट जो कि एनर्जी है और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। और नीचे M मैस का यूनिट किलोग्राम, डेल्टा T का यूनिट केल्विन। तो जूल पर
किलोग्राम पर केल्विन। ठीक हो गया। सो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये भी एक एमसीक्यू आपने याद रखना है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो यूनिट है वो क्या होता है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है। ये दोनों बातें बेटा आपने याद रखनी है। उसके बाद ये जो फार्मूला है इसके बारे में दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, या यूँ कहें कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट तरीन बातें जो कि बुक में मेंशन नहीं है, बट मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो फार्मूला है, ठीक है, जो हमने पढ़ा है ये वाला या ये वाला एक ही फार्मूला है, बट हमने यहाँ से इसको सी को साइड पे कर दिया हुआ है। तो ये जो फार्मूला है ये हमने कब अप्लाई करना है, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं कि हमने इस फार्मूले को अप्लाई करना, हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमने आगे इसी चैप्टर में आगे हमने हीट के दो और फार्मूले पढ़ने हैं। एक हम ये पढ़ चुके हैं, दो और आने हैं, मतलब टोटल 3 फार्मूले हो जाएंगे हीट के। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने हीट का जो फार्मूला है वो कब और कहाँ पर अप्लाई करना है? ठीक है, तो उसके लिए ये आपको कुछ शराइत याद रख लेनी है कि ये जो फार्मूला है हीट का, ये बच्चों हमने कब इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। तो उसका आंसर ये है कि हमने तब इस्तेमाल करना है जब नो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि हम जब किसी मैटर को हीट कर रहे होंगे और वो मैटर अपनी स्टेट चेंज ना कर रहा हो, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड में ना जा रहा हो या वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट ना हो रहा हो। अगर वो सॉलिड है तो वो सॉलिड में ही रहे, अगर वो लिक्विड है तो वो लिक्विड में ही रहे, अगर वो गैसियस स्टेट है तो वो गैसियस स्टेट में ही वो मैटर अपनी स्टेट को बरकरार रखे। तो अगर मैटर अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रहा है तो उस वक्त हम जो उसको हीट दे रहे होंगे टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उसी हीट को बेटा हम इससे कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, तो ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। हमने आगे लेटेंट हीट भी स्टडी करनी है आगे जाके थोड़ी देर बाद। तो लेटेंट हीट में और इस हीट में क्या डिफरेंस है, ये ज़मीनों आसमान का फ़र्क है। तो ये जो फार्मूला है हीट का बच्चों, ये हमने तब इस्तेमाल करना है जब वो मैटर अपनी स्टेट चेंज ना कर रहा हो। इज़ इट क्लियर हो गया बच्चों? ओके। और दूसरा जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? पॉइंट टू बी नोटेड। ये देखें, हमने यहाँ पर सिर्फ हीट एनर्जी को पढ़ा था जनरली, कि जनरली जो हीट एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट को हीट करने के लिए हम जिसको एनर्जी देते हैं वो एनर्जी किस पे डिपेंड करती है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना वो किस बात पे डिपेंड करती है। तो आंसर है बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी नेचर क्या है, मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल्स की जो मालिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है और उसके अंदर जो केमिकल जो कंपोजिशन है वो कैसी है। क्योंकि हर मटेरियल के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है या जो मालिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है, जो साख्त होती है, जो बनावट होती है, वो एक जैसी नहीं होती है। इसीलिए हर मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है। ये सवाल भी आपको आ सकता है कि हर मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर जो मालिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो अलग होती है। ठीक है, केमिकल जो कंपोजिशन है वो अलग होती है। इस वजह से हर मटेरियल की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो डिफरेंट होती है। इसीलिए तो ये आयरन का ब्लॉक जल्दी गर्म हो गया, ये देर से जब वो गर्म हुआ, और ये अभी भी गर्म नहीं हुआ था, तीनों को हमने धूप में रखा हुआ था, तो आयरन जल्दी गर्म हो गया। प्लास्टिक 5 मिनट बाद गर्म हुआ और पानी जब वो 15-20 आधे घंटे बाद जाके गर्म हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन तीनों की जो मालिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है और जो केमिकल कंपोजिशन है वो एक जैसी नहीं है। इसीलिए इन तीनों का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो डिफरेंट होता है और हर सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है बच्चों वो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, इसको याद रख लें कि नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या उसके केमिकल कंपोजिशन पर। ठीक हो गया प्यारे बच्चों? तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के रिलेटेड चंद एक बातें आपको याद रख लेनी है। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है आई होप के बड़े अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अब कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक हो गया? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिस ऑब्जेक्ट की बच्चों ज़्यादा होती है, इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होगा। और जिस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम हो, इसका मतलब ये है वो जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी भी ठंडा भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपकी एक इस पेज के ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें उसने एक हीट अपना पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर एक
मेटल रॉड रखी हुई है और एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, और देख उसने बताया है कि इनमें से कौन जल्दी गर्म हो जाएगा। तो आंसर है वो जो लोहे का जो टुकड़ा है, आयरन का जो रॉड है, वो जल्दी गर्म हो जाएगा। क्यों जल्दी गर्म होगा? क्योंकि आयरन जो है एक मेटल है, एक सॉलिड है, और ऐसा सॉलिड है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, वुड के मुकाबले में, लकड़ी के मुकाबले में कम होती है। तो जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बच्चों कम होती है वो जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक लकड़ी का टुकड़ा और एक लोहे का टुकड़ा दोनों को धूप में रख दें, तो 1 मिनट बाद आप देखिएगा कि लोहे का टुकड़ा बहुत गर्म हो चुका होगा, जबकि लकड़ी का टुकड़ा अभी भी गर्म नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि लोहे के टुकड़े के पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, जो बर्दाश्त है, वो अवैस के जैसी है। ठीक है, और जो लकड़ी का जो टुकड़ा है उसकी बर्दाश्त जब वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आयरन। ठीक हो गया, इसलिए आयरन का टुकड़ा हमें जल्दी गर्म जब वो महसूस होता है और लकड़ी का टुकड़ा हमें देर से जब वो महसूस होता है। ओके, यहाँ तक बातें हो रही बेटा, क्लियर? ओके, एक और एक्टिविटी आपकी बुक में दी है, बॉक्स में साइड पे दी हुई है कि हमें लकड़ी जो लोहे का टुकड़ा है उसको पकड़ने पर वो ठंडा फील क्यों होता है। ठीक है, जबकि जो प्लास्टिक है आई थिंक उसके साथ उसका कंपैरिजन कि अगर हम उसको टच करते हैं, या आई थिंक वो लकड़ी का या प्लास्टिक है, मुझे अब याद नहीं है, तो उसको अगर हम टच करते हैं तो वो हमें गर्म महसूस क्यों होता है। ठीक है, अब जो लोहा है वो एक अच्छा कंडक्टर होता है, और अच्छा कंडक्टर होने का मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट हीट को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकता है। उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हीट को ट्रांसफ़र होने में बड़ी हेल्प करते हैं। तो अब जब लोहे के टुकड़े को जब हम टच करेंगे तो लोहे का टुकड़ा हमारे हाथ से क्या करेगा, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो जहाँ से हीट एनर्जी निकलती है वहाँ का जो टेम्परेचर है बच्चों वो कम हो जाता है, और कम टेम्परेचर का मतलब ठंडक। ये क्लास 9 की बातें आपने पढ़ी हुई हैं। तो लोहे के टुकड़े को अगर मैं पकड़ूंगा सेम टेम्परेचर पर, ठीक है, तो क्या होगा कि लोहे का टुकड़ा जो है वो मुझे ठंडा जब वो फील होगा, चूँकि उसने मेरे हाथ से कुछ एनर्जी जब वो एब्जॉर्ब कर ली होगी और मेरे हाथ की जो रिमेनिंग एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो चुकी होगी। तो डिक्रीज़ एनर्जी का मतलब टेम्परेचर में कमी, और टेम्परेचर में कमी का मतलब ठंडक। इसलिए मुझे वो जो मेटल रॉड है वो क्या महसूस होती है, वो ठंडी महसूस होती है। जबकि वो जो प्लास्टिक का टुकड़ा था, क्योंकि वो एक इंसुलेटर है, और वो इंसुलेटर क्या होता है, जो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करने देता। तो इसी वजह से जब मैं प्लास्टिक के टुकड़े को सेम टेम्परेचर पर मैं छूता हूँ, टच करता हूँ, तो वो मुझे गर्म महसूस होता है। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ का जो टेम्परेचर है, जो हीट है, वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही है उस रॉड के अंदर, प्लास्टिक में। इस वजह से मुझे वो जो प्लास्टिक का जो रॉड है वो बेटा वो गर्म महसूस होता है। उसके बाद बच्चों हमारे बुक के अंदर जो टॉपिक दिया हुआ है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स। इसमें कुछ ख़ास चीज़ें जब वो नहीं हैं, चंद एक बातें हैं जो कि आपको याद रख लेनी है। ठीक हो गया बच्चों? अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स के अंदर सबसे पहले डेफिनीशन मतलब कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड से क्या मुराद है। तो जो डेफिनीशन बच्चों आपने यहाँ पे याद की हुई है ना, ये वाली, बस जहाँ पे लफ्ज़ बॉडी लिखा है यहाँ पे अगर आप सॉलिड कर देंगे तो यही सारी डेफिनेशन इस हेडिंग के रिलेटेड बन जाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स के रिलेटेड। ठीक हो गया? ओके, तो ये मैंने लिखी नहीं है, तो ये आप यहाँ से जब वो याद कर सकते हैं। बस ये बॉडी को आप हटाकर यहाँ पे सॉलिड कर देंगे तो वो उसकी डेफिनेशन बन जाएगी। अगर आप यहाँ पे लिक्विड लिख देंगे तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड की डेफिनेशन बन जाएगी। तो इस टॉपिक के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दी गई हैं। इसमें से ये सारा टॉपिक आपको याद नहीं रखना है, इसमें चंद एक बातें हैं जो कि आपको याद रखना होंगी। ठीक हो गया बच्चों? और वो बातें कौन कौन सी हैं ये मैंने आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में, एक कंपैरिजन की शक्ल में यहाँ पे मैं लिख रखा है, आप इसको एज इट इज़ याद कर लें। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और सॉलिड के आर्टिकल के अंदर दो इंपॉर्टेंट बातें जब वो हमें उसने बताई हैं कि ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जब वो, ये सॉलिड की बात हो रही है, सॉलिड की, ठीक है, और सॉलिड के अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स आते हैं, ये इनका आपस में कंपैरिजन होगा। तो कुछ ऐसे हैं मटेरियल जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है और कुछ ऐसे हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बच्चों लो है। तो ये लो और हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले ऑब्जेक्ट्स का आपस में कंपैरिजन है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। इसको आपने एज इट इज़ पॉइंट की शक्ल में ही लिख लेना है। तो ये ऐसे होते हैं मटेरियल्स, मैंने लिखा है कि दीज मटेरियल्स रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट टू इंक्रीज देयर टेम्परेचर। ये ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट से हमें हीट दरकार होती है उनका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। और वो कौन कौन से होते हैं? एग्जांपल में है आपके पास वुड है, रबर है या प्लास्टिक है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं, इंसुलेटर्स हैं। तो इंसुलेटर्स का और कंडक्टर का अगर हम कंपैरिजन करवाते हैं तो इंसुलेटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है बच्चों वो कैसी होती है?
बहुत ज़्यादा होती है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा। तो देर से गर्म होने का मतलब ये है कि वो ज़्यादा एनर्जी को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा गालियाँ खा सकता है, वो ज़्यादा बातें सुन सकता है, ठीक है ना, उसको ज़्यादा तंग किया जा सकता है, तब जाके वो थोड़ा सा मामूली सा अपना जो टेम्परेचर है वो बढ़ाता है, ठीक है। तो ये मटेरियल्स ऐसे हैं जिनको टेम्परेचर उनका इंक्रीज़ करने के लिए लार्जर अमाउंट ऑफ हीट जब वो रिक्वायर होती है, तब जाके वो अपना जो टेम्परेचर है बेटा वो राइज़ करते हैं। अब अगर हम इन्हीं मटेरियल्स का अगर हम अपनी डेली लाइफ में एप्लीकेशंस देखें तो दे आर हाईली इफेक्टिव फॉर थर्मल इंसुलेशन एंड आर यूज्ड इन मेकिंग वेरियस कुकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है। हम इसको अपने थर्मल इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि छत पे पड़े हुए जो ड्रम्स होते हैं उनके इर्द गिर्द जब वो हम एक स्टाइरोफोम या वो एक ऐसी दीवार लगा देते हैं, वो उस फैद वो क्या होता है, मुझे उसका नाम भूल गया है, वो समुद्री झाग जिसको हम बोलते हैं, पता नहीं उसका नाम क्या, वो ज़हन से स्किप हो गया। तो वो खैर वो हम उसके अराउंड जब वो क्या कर देते हैं, दीवार लगा देते हैं ताकि उसके अंदर जो ड्रम के अंदर जो पानी है वो गर्म ना हो गर्मियों के दिनों में जब उसके ऊपर हीट पड़ेगी, ठीक है। इसलिए हम उसके इर्द गिर्द एक इंसुलेशन की जो दीवार है वो लगा देते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह उसने बोला कुकिंग जो खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं, आपने देखा होगा उनके जो हैंडल्स होते हैं, जैसे तवा है, तवा लगा लें, फ्राई पैन लगा लें, ठीक है। तो तवा और फ्राई पैन अगर आप देखेंगे तो उसके जो हैंडल्स होते हैं वो लकड़ी के होते हैं या प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। अगर वो लकड़ी या प्लास्टिक के ना बने हुए हों तो हम अगर उनको फ्राई पैन को अगर हम रखते हैं चूल्हे के ऊपर, तो चूँकि वो मेटल है और मेटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है और वो जल्दी गर्म हो जाएगा और पूरे का पूरा फ्राई पैन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, उसका हैंडल भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो अगर हम उसके हैंडल को पकड़ें तो वो हीट हमारे हाथ को छुएगी, हमें नुकसान होगा। तो वो हीट हमारे हाथ तक ना पहुँचे तो उसका जो हैंडल है वो हम कैसा लगा देते हैं, प्लास्टिक का या लकड़ी का, ठीक है। तो इसलिए ये जो मटेरियल्स होते हैं इनको हम अपने खाना पकाने के जो बर्तन हैं उनमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ हैंडल, ठीक है, हैंडल के तौर पर, या उसके थर्मल इंसुलेशन के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। और इसी के कंपैरिजन में वो मटेरियल जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटा बहुत कम होती है, उनका डेली लाइफ में क्या क्या यूज़ होता है, उनकी एग्जांपल क्या है। These materials have the property of heating up and cooling down very quickly, ठीक है। जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है वो जल्दी से ठंडे हो सकते हैं और जल्दी से गर्म हो सकते हैं। एग्जांपल में स्टील और कॉपर की एग्जांपल दी है। एप्लीकेशन में क्या है कि ड्यू टू देयर रैपिड टेम्परेचर्स रिस्पॉन्स दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग केटल्स, रेडिएटर्स, हीट इंजन्स एंड कुकिंग आइटम्स। तो जितने भी खाना पकाने के जो बर्तन हैं वो सारे के सारे स्टील के बनाए जाते हैं, मेटल्स के बनाए जाते हैं। कुकर आप एग्जांपल ले लें, फ्राई पैन की एग्जांपल ले लें आप, जब वो तवा जो होता है उसकी आप एग्जांपल ले लें, तो ये सारे मेटल्स होते हैं, ठीक है। इनको क्विक हीट ये रिस्पॉन्स करते हैं। जो ही हम चूल्हे के ऊपर तवे को या कुकर को रखते हैं तो वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, उसकी पूरी की पूरी बॉडी जल्दी गर्म हो जाती है। क्यों गर्म हो जाती है? क्योंकि वो मेटल है और मेटल कैसा है, स्टील का है, और स्टील की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसी होती है, कम होती है। तो कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने की वजह से जो ही हम उसको चूल्हे पे रखते हैं तो थोड़ी देर में वो पूरे का पूरा बर्तन जब वो गर्म हो जाता है, इससे हमें खाना पकाने में क्या होती है, आसानी होती है। क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स में सबसे पहले डेफिनेशन वो मैंने आपको बता दी है कि जो हमने प्रीवियस डेफिनेशन हमने पढ़ी है, जहाँ पे लफ्ज़ बॉडी है वहाँ पे हम लिक्विड कर देंगे तो वो डेफिनेशन इसकी बन जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स की बात करें तो लिखता है कि ड्यू टू डिफरेंट मालिकुलर स्ट्रक्चर डिफरेंट लिक्विड्स पोसेस डिफरेंट हीट कैपेसिटी। ये हमने बात पहले से की हुई है कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो हर लिक्विड के अंदर जो मालिक्यूल की जो साख्त होती है, जो बनावट होती है, वो एक जैसी नहीं होती है। केमिकल बॉन्डिंग एक जैसी नहीं होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी नहीं होती हैं। इस वजह से हर लिक्विड जो वो अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रखता है। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर वेरी बेस्ट एग्जाम्पल है पानी। पानी अल्लाह पाक ने एक ऐसी हमारे लिए शय बना दी हुई है ना, सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। इसकी सबसे ज़्यादा हीट कैपेसिटी होती है, ये बात ज़ेम रख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस ऑब्जेक्ट की होती है, ये एमसीक्यूज़ आपसे पूछा जा सकता है। तो आंसर है सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बच्चों पानी की होती है। और कितनी होती है? 4200, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ये वैल्यू भी आपने याद रखनी है एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है। और ये भी एमसीक्यूज़ याद रखना है कि सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस सब्सटेंस की होती है, तो आंसर है पानी, ठीक है।
उसके बाद अगर हम पानी का अदर लिक्विड के साथ कंपैरिजन करें और इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, ठीक है, तो लिक्विड्स सच एज अल्कोहल एंड मर्करी हैव लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ कंपेयर टू वाटर विच काजेज देम टू हीट एंड कूल रैपिडली। ठीक है, मरकरी और अल्कोहल जो है वो इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, इसलिए ये जल्दी गर्म हो सकते हैं और जल्दी ठंडे हो सकते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है कि पानी जो है ये इसको हम कूलिंग सिस्टम में, हीटिंग सिस्टम के अंदर, इंजन सिस्टम के अंदर या कुदरती जो टेम्परेचर है उसको स्टेबलाइज़ करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, कूलिंग सिस्टम से मुराद है आपके जितने भी फ्रिजेज़ होती हैं, फ्रिज होती है, ठीक है, हीटिंग सिस्टम होता है आपका जो गीज़र होता है, ठीक है, उसके बाद इंजन सिस्टम है, गाड़ियों के में लगा हुआ जो इंजन होता है, वो हमारा अगला टॉपिक वही आने वाला है। इंजन को ठंडा रखने के लिए हम पानी का जो इस्तेमाल करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं, और कुदरती जो टेम्परेचर है उसको भी हम मेंटेन करने के लिए पानी का हमारी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा अहम किरदार होता है। ठीक है, तो इसमें ये आपने चीज़ें जब बेटा याद रखनी है, जितनी मैंने बातें यहाँ पे लिखी हैं इसको आपने याद रखना है। ठीक है, अब हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं और साथ ही हम आज के टॉपिक को हम ख़त्म करते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अगर हम थोड़ा सा फील कर रहे हैं, इसको रियलाइज़ करें, तो वो कैसे हम इसको रियलाइज़ करेंगे, कैसे इसको फील करेंगे, आइए हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास एक कागज़ है। ठीक है, अगर मैं इस कागज़ को आग लगाता हूँ तो क्या होगा, फ़ौरन इसको जब वो आग लग जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको, ये एक गिलास है और इस गिलास के अराउंड में अगर इसको बच्चे ऐसे लपेट देता हूँ और उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, आग लगाता हूँ, तो बताइए क्या आग इस कागज़ के टुकड़े को जला देगी? ठीक है, तो ज़रा आइए एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये देखें, मैं इसको आग लगाता हूँ तो क्या आग इसको लग रही है? कागज़ का टुकड़ा जल नहीं रहा। क्यों नहीं जल रहा? क्यों नहीं कागज़ का टुकड़ा जला? एक और एक्सपेरिमेंट देखिएगा, मैं एक और एक्सपेरिमेंट आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक बालून है, बालून को अगर मैं इसे ऐसी आग लगाऊंगा तो क्या होगा, बालून फट जाएगा। ठीक है, बालून को फट जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं इसको देखें, कितनी देर तक मैं बालून को क्या कर रहा हूँ, आग लगा रहा हूँ, लेकिन बालून जब वो फटने का नाम नहीं ले रहा। क्यों नहीं फटने का नाम ले रहा? इसकी भी हम रीज़न समझते हैं। तो इसके अंदर मैंने पानी भरा हुआ था, ये कार्बन इसकी पीछे जब वो लग चुकी है। ठीक है, तो अब जो ही मैंने इसको हीट अप किया तो क्या हुआ, पानी ने इसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लिया और इसका जो टेम्परेचर है बालून का वो इंक्रीज़ होने से बचा लिया। इसी तरह जो पहली हमने एग्जांपल देखी थी, कार्बन जो कागज़ का टुकड़ा था उसके ऊपर, ग्लास के ऊपर मैंने कागज़ का जो टुकड़ा वो रखा हुआ था, लपेटा हुआ था, तो जो ही मैंने कागज़ के टुकड़े को मैंने हीट किया तो कागज़ के टुकड़े की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, ग्लास की ज़्यादा होती है, तो ग्लास ने उसकी हीट को एब्जॉर्ब किया और कागज़ को जलने से बचाया। ठीक है, तो इसका आपने एक्सपेरिमेंटली देखा कि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से उसने बालून का जो टेम्परेचर है उसने इंक्रीज़ होने से बचा लिया। अब यही एग्ज़ाम्पल को अगर हम जहन में रखें तो आखिर में लास्ट पे हमने जो बात की थी नेचुरल टेम्परेचर स्टेबलाइज़र, तो पानी किस तरह से कुदरती माहौल का टेम्परेचर को स्टेबल रखने में बड़ा ही अहम किरदार अदा करता है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी इसी बात पे होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपने ये एग्ज़ाम्पल को ज़हन में रखना है कि पानी जो है, अगर पानी और एक साहली इलाका हो और एक पानी वाला जो इलाका हो, बीच वाला इलाका हो, नहर वाला इलाका हो, और नहर के करीब जो आबादी है उसका जो टेम्परेचर है वो दिन के वक्त राइज़ नहीं होता है। क्यों? चूँकि पानी जो है साथ वाली जो सॉलिड ज़मीन है उसके टेम्परेचर को राइज़ होने से बचाता है। ये सेम एग्ज़ाम्पल आपने नोट की कि आप ये जो बालून है, बालून को आप जब वो फ़र्ज़ कर लें कि ये मैदानी इलाका है और ये इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, ओशन है, तो दोनों को मैं सेम हीट दे रहा था, आग मैंने जलाई हुई थी ना नीचे, मैंने इनको हीट दे रहा था,
लेकिन ये जो मैदानी इलाका है इसका टेम्परेचर राइज़ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सारे के सारे जो टेम्परेचर है वो किसने एब्जॉर्ब कर लिया? सारी की सारी हीट किसने एब्जॉर्ब कर ली? पानी ने एब्जॉर्ब कर ली, जिससे उसने मैदानी इलाके का जो टेम्परेचर है वो स्टेबल कर दिया, उसको बढ़ाया नहीं। इस तरह से पानी जो है वो हमारी लाइफ के अंदर एक बड़ा ही अहम किरदार अदा करता है माहौल के टेम्परेचर को स्टेबलाइज़ करने के लिए।